नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के किनाट का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र सरकार की बस में गांजा परिवहन, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक में सरकार में आते ही कांग्रेस ने दिखाए तेवर, प्रियंका खरगे ने आरएसएस को दे डाली वार्निंग। कर्नाटक के पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण के खिलाफ एफआईआर। सीएम इब्राहिम ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। महाराष्ट्र सरकार की बस में गांजा भरकर ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत का 10 किलो गांजा जब्त किया है, जिसे हैदराबाद से बीदर के रास्ते महाराष्ट्र बस में ले जाया जा रहा था। कुछ सूचनाओं पर कार्यवाही करते हुए आबकारी डीसी मोहम्मद इस्माइल इनामदार के नेतृत्व में पुलिस ने बीदर तालुके में बंगूर चेकपोस्ट पर गांजा जब्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में सरकार बनाते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कर्नाटक में अब कांग्रेस, बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों को लेकर जरा भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने खास बातचीत में कहा कि अगर आरएसएस कुछ भी असंवैधानिक करता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कर्नाटक में चुनाव के दौरान ही जिस कांग्रेस ने हिंदू संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, अब सरकार में आने के बाद उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आरएसएस कुछ भी असंवैधानिक करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। खरगे ने कहा कि कुछ भी असंवैधानिक स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे मैं हो या कोई और। वहीं इस दौरान जब खरगे से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जल्द ही शुरू होगी। हिजाब बैंक के मुद्दे पर भी बात की। खरगे ने कहा कि पिछली सरकार का कोई भी फैसला जो कर्नाटक के लोगों के हित में नहीं है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसे खारिज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने अपनी जुबान और दिमाग के बीच का संपर्क खो दिया है। वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे इससे बच सकते हैं। कर्नाटक में अब ऐसा नहीं होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा
ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देवराजा पुलिस ने बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण के खिलाफ मंडा के सथानूर में कथित तौर पर उरीगौड़ा नंजेगौड़ा की तरह टीपू को खत्म करने के लिए सिद्धरामैया को खत्म करने के उनके कथित बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की। आईपीसी की धारा 506 और 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। केपीसीसी प्रवक्ता एम लक्ष्मण, मैसूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बीजे विजय कुमार और 6 अधिवक्ताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को देवराजा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। पुलिस निरीक्षक को लिखे पत्र में लक्ष्मण ने कहा है कि यह संदेह है कि अश्वत्थ नारायण मुख्यमंत्री को मारने के लिए सुपारी दे सकता है। कांग्रेस नेताओं ने इस संबंध में 17 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए कोडगू का दौरा करने पर सिद्धरामैया की हत्या का भी प्रयास किया गया था। इसीलिए शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने चुनावों में पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इब्राहिम ने गुरुवार को होने वाली जेडीएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक से पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की। चुनाव में जेडीएस केवल 19 सीटें जीतने में सफल रही। पत्रकारों से बात करते हुए इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा को सौंप दिया है। इब्राहिम ने कहा, परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इब्राहिम पिछले साल अप्रैल में जेडीएस में शामिल होने से पहले कांग्रेस के साथ थे। उन्हें विधान परिषद में विपक्ष का नेता नहीं बनाए जाने के कारण कांग्रेस से नाराज थे। 5 बार के मंगलूर विधायक युवती खादर जो सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, इस पद को धारण करने वाले पहले मुस्लिम सदस्य हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि भूमिका उनके लिए क्या मायने रखती है और वह अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। आप तटीय कर्नाटक के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों में से एक हैं और दक्षिण कन्नड़ से केवल 2 में से एक हैं। लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि विधानसभा में उनके मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विधायक अशोक राय नए हैं और महत्वपूर्ण तटीय मुद्दों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। साथ ही कांग्रेस के 4 अन्य विधायक उत्तर कन्नड़ से हैं। हम लोगों की चिंता और चिंता से इनकार नहीं कर सकते। मुझे सख्ती से तटस्थ रहना होगा। एक विधायक और वरिष्ठ नेता है जो मुद्दे उठा सकते हैं। यदि किसी पार्टी या क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है तो मैं इन मुद्दों को उठाने और हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। राज्य सरकार ने संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी है। एक व्यापक कदम जो न केवल भूमि सौदे के दौरान प्रतिरूपण का पता लगाने का वादा करता है, बल्कि उन प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करता है जो अन्यथा बोझिल है। वर्तमान में सब रजिस्ट्रार संपत्ति के खरीदारों और विक्रेताओं को प्रमाणित करने के लिए
सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों और गवाहों के हस्ताक्षरों पर भरोसा करते हैं। यह अभी भी अचल संपत्ति की बिक्री के दौरान प्रतिरूपण की ओर जाता है। 18 मई को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्व विभाग के सर्वेक्षण, निपटान और भूमि रिकॉर्ड, भूमि और शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड विंग को आधार प्रमाणीकरण की मांग करने की अनुमति दी। विभिन्न के लिए नागरिकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि और संपत्ति संबंधी लेन देन केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल में सभी भूमि या संपत्ति लेन देन के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को मंजूरी देने के बाद अधिसूचना जारी की गई थी। हाल के विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए अपनी जीत की गति को जारी रखने के लिए उत्सुक है। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधायकों से 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने को कहा। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटें जीतनी हैं और उन सभी को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव के साथ साथ उस लक्ष्य की दिशा में काम शुरू करने की जरूरत है। कांग्रेस और जनता दल ने गठबंधन सहयोगियों के रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव का सामना किया और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीती। कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ उनके बयान पर पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला था। हरीश पूंजा, जो दूसरी बार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बेलथांगड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कथित तौर पर बयान दिया है जब कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हिंदुत्व कार्यकर्ताओं पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बयान का ऑडियो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो कथित तौर पर उन्होंने पिछले सप्ताह बेलथांगड़ी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिया था। उन्होंने तुलु में दिए गए एक भाषण में कहा था, आपने सिद्धरामैया के लिए वोट मांगा जिसने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला। आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगा जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है। इस बयान से राज्य में विवाद छिड़ गया था। यह आरोप उस कहानी पर आधारित है जिसे बीजेपी ने 2017 से कर्नाटक में प्रचारित किया है और मीडिया में इसे पहले ही खारिज कर दिया गया है। 2017 में कर्नाटक से बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर दावा किया कि उस समय कांग्रेस सरकार के तहत राज्य में 23 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन सीएम सिद्धरामैया सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में विफल रहे थे। हालांकि भाजपा के दावों की पड़ताल करते हुए स्क्रॉल इन की एक जमीनी रिपोर्ट में पाया गया है कि भाजपा की हत्या सूची में सांप्रदायिक हिंसा के कथित पीड़ितों में से एक जीवित था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भाजपा की सूची में शामिल कई लोग सांप्रदायिक झड़पों में नहीं मारे गए बल्कि अन्य कारणों से मारे गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तब से कहा है कि सूची में शामिल पीड़ितों में से एक परेश मिस्टा सांप्रदायिक हिंसा के कारण नहीं मारा गया था। दिसंबर 2017 में अपनी मृत्यु के समय शोभा करंदलाजे ने दावा किया था कि जिहादी तत्वों द्वारा मारे जाने से पहले परेश को प्रताड़ित किया गया था। बीजापुर के हावेरी ग्राम में कल रात तूफानी बारिश होने के कारण लाखों की फसलों का नुकसान हुआ। इस तूफानी बारिश के कारण ग्राम में नींबू और अनार की लगभग 2 लाख से अधिक मूल्य की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसान परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में महाराष्ट्र सरकार की बस में गांजा परिवहन, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक में सरकार में आते ही कांग्रेस ने दिखाए तेवर, प्रियंका खड़गे ने आरएसएस को दे डाली वार्निंग। कर्नाटक के पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण के खिलाफ एफआईआर। सीएम इब्राहिम ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। केपी न्यूज की कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।